हेलो, बच्चे मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। हाँ सर। सीआरटी ऑफिस को मतलब पढ़ लिया था आपने? फर्स्ट पैराग्राफ, एडॉप्टेशन में फर्स्ट पैराग्राफ हुआ है। मैंने बताया था आपको कि एडॉप्टेशंस जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एबायोटिक फैक्टर के रिस्पॉन्स में कई सारे टाइप के क्या हो सकते हैं, फैक्टर हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? फिजियोलॉजिकल, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल एंड बिहेवियर। ठीक है। ये थ्री टाइप्स के जो है क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स हो सकते हैं। ठीक है। तो पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि एडाप्टेशन क्या है, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। तो एडाप्टेशन बेसिकली क्या है, कोई भी ऐसा करेक्टरिस्टिक जो एबायोटिक फैक्टर से उसको उस स्ट्रेस से जो है तैयार करे, उसको क्या बोलोगे आप? एडाप्टेशन। तो यहीं पे लिखा है कि एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज अ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल दैट इनेबल्स द ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। ठीक है। वही जो हमने फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी में दो चीजें देखी थी, कौन कौन सी? सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। उन्हीं के टर्म में बात कर रहा है, क्योंकि यही मेन किसी भी ऑर्गेनिजम्स के लिए यही मेन है। एक तो सर्वाइव कैसे कर रहा है उस हैबिटेट में, दूसरा वो अपनी स्पीशीज को मेंटेन कैसे कर रहा है, ठीक है, लॉन्ग टाइम में। तो सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन के लिए, इन दोनों चीज के लिए वो किस तरह से बेसिकली उसको कोई फैक्टर हेल्प कर रहा है, कोई करेक्टर हेल्प कर रहा है, उसी को बोल देते हैं कि एडाप्टेशन। Many adaptations have evolved over a long evolutionary time and genetically fixed। ठीक है। जेनेटिकली फिक्स कैसे हो गए? जैसे सपोज कर लो कोई एक ऑर्गेनिज्म है, एक बैक्टीरिया है, ठीक है, इसने खूब सारा रिप्रोडक्शन किया यहाँ पे। अब ये मत सोच लेना कि अगर बैक्टीरिया है तो उसमें वो माइटोसिस से मल्टीप्लाई करता है, तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे का कॉपी, ये थ्योरेटिकली होता है। ठीक है। माइटोसिस से नो डाउट कॉपी ही बनती है, पर इसके अलावा कई बार पैरासेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लाइक कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन। तो उनसे इनके अंदर भी क्या आता है, वेरिएशन आ जाता है। अच्छा चलो, ये सपोज करो ना भी हो, तो सपोज कर लो इनके ऊपर कोई एनवायरमेंट में यूवी रेज इनके ऊपर आ गया, तो यूवी रेज जैसे ही आएगी ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अच्छा, वो जो म्यूटेशन है, क्या बात है, तुम तो मेरे से भी गए गुजरे निकल गए। वैसे जल्दी करो, मुझे स्टार्ट करना लेक्चर। क्या बोल रहा था बच्चे, कि म्यूटेशन हुआ है, ठीक है। अब अगर म्यूटेशन डिलीटीरियस हुआ, मतलब क्या हुआ, हार्मफुल हुआ, तब तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। और अगर डिलीटीरियस नहीं हुआ, ठीक है, तो वो उसमें सरवाइव करता है, ठीक है, सरवाइव करता है। अब क्या होगा कि ये सपोज कर लो एक ए डैश बना दिया, ए डबल डैश बना दिया, एक ट्रिपल डैश इस तरह से बना दिया, म्यूटेशन इसके अंदर है, ठीक है। ये चल रहे हैं। आगे कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन है, ठीक है। अब उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये ए डबल डैश सर्वाइव कर रहा, तो वो जो म्यूटेशन हुआ था वो क्या प्रोवाइड करने लगा, बेनिफिट प्रोवाइड करने। ये सब तो खत्म हो जाएंगे लॉन्ग टर्म, पर ये जो है ये अपनी स्थिति खूब सारी मेंटेन कर देगा। तो इसी तरह से ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, जेनेटिकली फिक्स हो, ठीक है, जेनेटिकली फिक्स कर गया। तो ये चीज है कि many adaptations have evolved over a long evolutionary time and genetically fixed in the absence of
एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, कंगारू रेड का। कहाँ पे पाया जाता है? नॉर्थ अमेरिका डिजर्ट में। अब इसकी हर चीज आपको याद करनी पड़ेगी। कंगारू रेड है, नॉर्थ अमेरिकन डिजर्ट में पाया जाता है, ठीक है। इसमें दोनों कौन कौन से एडाप्टेशन होते हैं? इसमें फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन होता है। इसके बॉडी में जो फैट होता है, क्योंकि डिजर्ट है तो पानी की कमी होगी, उस पानी की ये पूरे लाइफ लॉन्ग पानी नहीं पी। कहाँ से पानी की सप्लाई होती है? इसके अंदर जो फैट है उसका ऑक्सीडेशन होता है, उससे जो मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस होता है उसी को यूज करते हैं। दूसरा, ये जो है क्या कहते हैं, यूरिन जो है सॉलिड फॉर्म में एक्सक्रीट करता है, निकालता है, ठीक है। उससे क्या होगा कि पानी का लॉस नहीं होगा। तो यही चीज यहाँ लिखी, ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में भी बताई थी। ओके, तो ये दोनों एडाप्टेशन जो है कंगारू रैट में, वो किस तरह के एडाप्टेशन है? फिजियोलॉजिकल। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कंगारू रैट में किस तरह का एडाप्टेशन पाया जाएगा, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन कौन कौन से है? एक इंटरनल फैट का ऑक्सीडेशन, और दूसरा क्या है? सॉलिड यूरिन। सॉलिड यूरिन या एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड यूरिन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता, दोनों फॉर्म में पूछा गया है कि फिजियोलॉजिकल है, बिहेवियरल है, मॉर्फोलॉजिकल है। अब आप पढ़े होंगे तभी दे पाएंगे आंसर। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ। Many deciduous plants have a thick cuticle on their leaf surface and have their stomata arranged in deep pits to minimize water loss through transpiration। ये भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, कि जो डिजर्ट एरिया में प्लांट्स ग्रो करते हैं उनके पास पानी की कमी, तो पानी को ट्रांसपायरेशन होने से क्या करेंगे? बचाएंगे। तो उनके अंदर किस तरह का अडाप्टेशन आ गया है कि उनके बाहर की तरफ जो वैक्सी लेयर है, जिसको क्यूटिकल बोलते हैं, वो बहुत थिक हो गई, ताकि वाटर का लॉस बिल्कुल मिनिमम मिनिमाइज हो, ठीक है। इसके अलावा वाटर कहाँ से लॉस करता है? स्टोमेटा से। स्टोमेटा से। तो स्टोमेटा क्या हुआ है कि जो ये सपोज करो लीफ की बॉर्डर, तो ये लीफ के पिट बना दी है, ठीक है। और इस पिट में जाके क्या है? स्टोमेटा। तो इससे एक कैविटी यहाँ पे डेवलप हो जाए। इस कैविटी में क्या बढ़ जाएगा? मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी इस कैविटी में बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके पीछे से जो है क्या कहते हैं, पीछे से वाटर लॉस हो रहा है हल्का हल्का। आज कौन सा दिन है? अच्छा, सैटरडे संडे के हिसाब से घर जा रहे हो? मास्क, मैंने तुमको कितनी बार बताया कि बच्चे मास्क अच्छा वाला खरीद लो, मास्क के लिए फॉर्मेलिटी मत करो। पता लगा, वैसे तो सही पूछो तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल नाक आपकी बची हुई है। इंसाफ तो कम से कम बना ही रखो कि हम बच रहे हैं, ना सही बच रहे हो, ठीक है। ये है कौन सा? सिकंदर? अच्छा, मुझे इस बार और ज्यादा होने वाला है। ये तो बोलो कि वैक्सीनेशन बहुत हो गया लोगों का, नहीं तबाही मचा देता है। एक्सपेक्टेड है पर डे, पिछले बार 4 लाख पहुंचा है, ठीक है। इस बार एक्सपेक्टेड ये पर डे का, और जिस हिसाब से राइज कर रहा है ये बड़ी बात नहीं लग रही। देख रहे हो 4 से 5 6 दिन में कितना तेजी हो गया। इंडिया 8,000 केसेस रिपोर्ट कर रहा था, कल 98,000 समथिंग है। बोल रहे टेस्ट नहीं करा रहे हो ऑलरेडी काफी, और एक नहीं दो दो चल रहे हैं। एक ओमिक्रॉन चल रहा है, ओमिक्रॉन तो अभी फैल ही नहीं पाया है, वो फैलेगा, मतलब ये जैसे ही खत्म होगा वो आ जाएगा। हाँ, ये पूरे 2 महीने का काम बना के रखा, 2.5 महीने का, मतलब आप फ्री हो मार्च तक। तो अजीब सी सिचुएशन में हमारी जनरेशन फंसी हुई है। चलो खैर, तो मैं क्या बता रहा था आपको कि ये कैविटी बनाएगा,
ठीक है। इस तरह से कैविटी होगी कि जो यहाँ से वाटर वेपर निकल रही है वो यहीं पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो ह्यूमिडिटी इस जगह की क्या हो जाएगी, हाई। और जैसे ही ह्यूमिडिटी यहाँ की हाई हुई, अब ये वाटर का लॉस नहीं करेगा। तो सनकेन स्टोमेटा बोलते हैं। सनकेन मतलब फंसे हुए, हो सकता है आपसे। ठीक है, सनकेन स्टोमेटा किस चीज का एडाप्टेशन है, टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। यह किस तरह के प्लांट्स में पाया जाता है, जीरोफिटिक प्लांट में। सकुलेंट भी बोल सकता है, क्योंकि सकुलेंट प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, डिजर्ट एरिया। ठीक है, सकुलेंट प्लांट किसको बोलते हैं, जिनकी लीव्स बहुत थिक क्यूटिकल पाई जाती है, फ्लैशी लीव्स होती है, उनको बोलते हैं सकुलेंट। चलो, तो दूसरा ये काम क्या करते हैं, ये सीएएम पाथवे, जो इनका कार्बन फिक्सेशन पाथवे है, उसमें क्या करते हैं, सीएएम पाथवे फॉलो करते हैं। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज, वैसे तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, आप यहीं पे एक चीज लिखो क्या, तो सीएएम पाथवे है बच्चे, ये है एडॉप्टेशन। किस चीज का एडॉप्टेशन है, टू रिड्यूस वाटर, ठीक है, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने का ये क्या है, सीएएम प्लांट, यूफोर्बिएसी फैमिली है, जैसे अपनसिया वगैरह है, वहां पे पाया जाता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, दे आल्सो हैव अ स्पेशल फोटोसिंथेटिक पाथवे दैट इनेबल्स देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज ड्यूरिंग डे। जो सन के, ये आपका सीएम पाथवे है, इसमें जो स्टोमेटा है वो दिन के टाइम पे क्या होता है, क्लोज रहता है। कब ओपन होता है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल प्लांट्स में स्टोमेटा डे टाइम में ओपन रहता है, रात में बंद रहता है। पर ये जो सीएम प्लांट्स है यहाँ पे उल्टा, रात में खुलेंगे, दिन में बंद रहेंगे। चलो, तो पहला एडाप्टेशन जो है वो कौन सा है, मार्फोलॉजिकल। और दूसरा एडाप्टेशन कैसा है, फिजियोलॉजिकल। ध्यान में रखना, लिखते जाओ चाहे साइड साइड से। ये जो पहला एडाप्टेशन है आपका किसमें, जीरोफिटिक प्लांट में, जीरोफिटिक प्लांट में पहला एडाप्टेशन किस चीज का है, मॉर्फोलॉजिकल। क्या है वो, सनकेन, सनकेन स्टोमेटा। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल है सनकेन स्टोमेटा। और जो दूसरा है वो बेसिकली फिजियोलॉजिकल है, वो क्या है, सीएम पाथवे। जीरोफिटिक प्लांट्स में पहला एडाप्टेशन यहाँ पे दिया हुआ है मॉर्फोलॉजिकल, कौन सा, सनकेन स्टोमेटा। और जो दूसरा है वो है फिजियोलॉजिकल, कौन सा, सीएएम पाथवे। सीएम पाथ, क्रेसिलियन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे। कोल्ड हुआ है तो बॉडी में जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कोल्ड का टाइम चल रहा है इस समय, तो थोड़ा ज्यादा हो रहा है। सेकंड वे में डर बहुत लग रहा था। देखो, नेक्स्ट एक और है ओपनसिया। जीरोफिटिक प्लांट का एग्जांपल है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ओपनसिया में यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, दो एडॉप्टेशन किए गए। कौन से दो एडॉप्टेशन है, मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन है ओपनसिया में, मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन। मॉर्फोलॉजिकल एडॉप्टेशन में क्या है, लीफ क्या है, किसमें कन्वर्ट हो गई है, स्पाइन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने, और स्टेप क्या हो गया बच्चे, हाइलोक्लैड में चेंज हो गई। हाँ, तो क्या बोलते हो आप,
फोटोसिंथेटिक। तो दो चीजें हुई, एक तो मॉर्फोलॉजी वाला थोड़ा सा कवर हो गया यहाँ पे, एक होता है फिल्लोड, किसमें पाया जाता है? किसमें? एस्पेरेगस में क्या पाया जाता है? प्लेटो, गुड। चलो, तो नेक्स्ट पेज पे आओ। मैंने आपको एक रूल पढ़ाया था, कौन सा रूल से? एलेंस रूल। बना रहे पढ़ाया, बर्गमैन रूल्स पढ़ाया था। बर्गमैन रूल क्या बोलता है कि जो हीट लॉस या हीट गेन है वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? सरफेस एरिया। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो एनिमल पोलर रीजन में रहते हैं, ठीक है, उनका साइज कैसा होता है? बड़ा होता है, ताकि उनका लार्ज। लॉस क्या हो सके? कम हो जाए। और जो छोटे रहते हैं वो किस एरिया में रहते हैं? ट्रॉपिकल वाले रीजन में, गर्म एरिया में। वार्मर क्लाइमेट। ठीक है, तो कभी ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा कि एनिमल बड़ छोटा हो और पोलर रीजन में। कभी आपको स्रीव रैट कहाँ नहीं दिखेंगे? पोलर रीजन में नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो है वो बहुत कम है। ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल गया, ज्यादा। सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो क्या है? ज्यादा। तो सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो बेसिकली अगर ज्यादा होगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा। ठीक है, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो कम होगा तो हीट लॉस कम होगा। ठीक है, तो एलन रूल क्या बोलता है? देखो, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स। दूसरा रूल क्या है? एलन रूल। अब दोनों पूछे जाते हैं। ठीक है, एलन तो क्या कह रहा है? मैमल्स के लिए दोनों रूल दिए गए हैं, ध्यान रखना। बर्गमैन भी मैमल्स के लिए दिया गया है और एलेंस भी किसके लिए दिया है? मैमल्स के लिए। कह रहा है मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। कई बार क्वेश्चन में लिख देता है एक्सट्रीमीट्स, मतलब कि जो हमारा मेन बॉडी को छोड़ के जो भी पार्ट है वो क्या है? एक्सट्रीमीट्स है। चाहे हमारे लिम्स हो, चाहे हमारे ईयर्स हो, ठीक है, ये सारे किस में आएंगे? एक्सट्रीमीट्स। तो जो बेसिकली जो है क्या कहते हैं, पोलर रीजन में रहते हैं, ठीक है, उसमें क्या होंगे? एक्सट्रीमिट्स का साइज। पोलर बियर में देखो उनके लिम्स भी छोटे होते छोटे हैं, होंगे। ठीक है, उनके ईयर्स भी छोटे होते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज हीट लॉस। दिस इज कॉल्ड एलन्स रूल। In the polar seas, aquatic mammals like seals have a thick layer of fat below their skin that act as insulator and reduce the loss of body heat. तो दो चीजें हैं, एक एलेंस रूल आपने देख लिया, दूसरा आपने देखा कि जो एक्वाटिक मैमल है लाइक वेल या सील, ठीक है, उनके ऊपर थिक लेयर ऑफ फैट होती है जिसको ब्लबर बोलते हैं। अब दो क्वेश्चन तो बन गए। एक थिक लेयर ऑफ फैट जो प्रेजेंट होती है उसको क्या नाम दिया? ब्लबर। ब्लबर। ये किस चीज से हेल्प करती है? हीट लॉस को रिड्यूस करती है। ध्यान में रखना, लिखते जाओ सर या तो अंडरलाइन करते जाओ। इसीलिए बच्चे पॉसिबल नहीं है इसको लिखना। इसके एक एक लाइन में चार चार क्वेश्चन बनते हैं, कितना लिखाएगा टीचर पूरा ये? इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको अभी से खूब पढ़ो, जितने बार पढ़ सको, हफ्ते में रोज पढ़ा करो। ठीक है, सम ऑर्गेनिजम्स, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ। सम ऑर्गेनिज्म सजेस्ट एडॉप्टेशन दैट आर द फिजियोलॉजिकल। अभी तो सारे दिखा रहा था, अब ये स्पेशली फिजियोलॉजिकल की बात करें। ठीक है, अब ये सिर्फ फिजियोलॉजिकल एडॉप्टेशन की बात करेगा। तो लिख रहा है विच अलाउ देम टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू a stressful situation if you had ever been to any high altitude। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड सिकनेस। जैसे हिमाचल में रोहतांग पास या इस तरह से चले जाओ आप, तो हाइट बहुत बढ़ जाती है। तो हाइट ऊपर जैसे जैसे जाओगे तैसे तैसे क्या होगा? प्रेशर जो एनवायरमेंट का क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जब प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ वो क्या होगी? अफेक्ट होगी।
मतलब कि Hb की तो अपनी पर्टिकुलर एफिनिटी है। अब वो बाइंड किसकी वजह से करती है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता चला जाएगा तो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन जाने की अमाउंट है बॉडी टिश्यू में कम हो जाएगी। तो आपको डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स आएंगे, लाइक नोजिया, लाइक समथिंग वोमिटिंग टाइप की, यही लिखा हुआ है। ठीक है, देखना हाइट देखना। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, इफ यू हैड एवर बीन टू एनी हाई अल्टीट्यूड प्लेस, ठीक है, मोर देन 3500 मीटर। कौन कौन सा एरिया दिया है यहाँ पे, रोहतांग पास नियर मनाली एंड मानसरोवर इन चाइना ऑक्युपाइड टाइबेट। ओके, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस व्हाट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड सिकनेस। तो इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, एल्टीट्यूड सिकनेस। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है क्या। हाँ, मैंने ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा था कि एल्टीट्यूड सिकनेस के साइन क्या है। ठीक है, नोजिया, फटिग एंड हार्ट पाल्पिटेशन। मतलब हार्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, क्यों बढ़ेगी, क्योंकि एचबी जो है ऑक्सीजन सप्लाई हो नहीं पा रही है। ठीक है, तो उसको तेजी से काम करना पड़ेगा कि और ऑक्सीजन जाए। ठीक है, दिस इज बिकॉज इन द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई अल्टीट्यूड। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, द बॉडी डजंट गेट इनफ ऑक्सीजन बट gradually you get acclimatized and stop experience altitude sickness। ठीक है, तुमको तुमको एक चाइना के साथ वार का पता है, 1962 में शायद हुआ। हाँ सर। वहां पे 120 आर्मी के जो है क्या कहते हैं जवानों ने करीब करीब 5000 चाइनीज सैनिक को रोक दिया था। जबकि वैसे देखा जाए तो चाइना ने बहुत तहस नहस मचाया था इंडिया 1962 आर्मी, क्योंकि इंडिया प्रिपेयर ही नहीं था उस चीज के लिए। और उसमें जो है क्या कहते हैं, ये था रजांगला वाला एरिया। उसमें भी एक किताब आई थी, उसमें मैं बता रहा हूँ। क्योंकि टॉपिक आ गया तो एक्चुअली हुआ क्या था कि उसमें से कुछ जवान ऐसे थे जो अभी जस्ट वो उनको ट्रेन किया जा रहा था, 40 जवान ट्रेन किया जा रहा था उनको, डायरेक्ट प्लेन वाले एरिया से उठा के कहाँ पे रख दिया, 18,000 फुट की ऊंचाई पे। उनके पास एडॉप्टेशन का भी टाइम नहीं, तो जाके अडॉप्ट कर लें उस एरिया। कुछ दिन लगता है, करीब 18 घंटे 20 घंटे लगते हैं, ताकि आप उस पर्टिकुलर हाइट पे अपने आप को एक्लेमेटाइज करो। एक्लेमेटाइज टर्म यूज होता है उसके लिए। ठीक है, और 120 जवान ने पूरा एक एक 13 कुमायूं रेजिमेंट थी जिसकी एक चार्ली कंपनी थी। चार्ली कंपनी के 120 जवान, चार्ली कंपनी बहुत पॉपुलर थी अपने उसके लिए, मतलब क्या कहते हैं, वीरता के लिए जैसे कि अपने ब्रेवनेस के लिए वो थी। तो उन्होंने क्या किया, क्या क्या उनको बोला गया कि जब ये समझ में आ गया कि चाइना बहुत तेजी से इधर एग्रेसिव अटैक कर रहा है, तो उनको बोला आप वापस हो जाओ। तो बोले हम वापस नहीं होंगे। और 120 जवान वहां पे इतना टेम्परेचर था, मतलब माइनस में टेम्परेचर जा रहा था सब। और इस तरह से लड़े थे वो कि चाइना को आगे नहीं बढ़ने दिया था। और उसमें से 120 में से आई थिंक 110 मारे गए, और 6 को शायद चाइना बंदी बना ले गया था। 4 बच्चे थे, तो 4 जब वापस आए तो उनकी बात को भी मानने के लिए तैयार थे। उनको बोले कि क्योंकि तो यंग थे सब, 20 22 साल 24 साल 25 साल ऐसे थे सब। और उसमें से बहुत सारे तो रेसलर वगैरह थे। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, जब वो वापस आए तो उनकी कोई बात ही नहीं मान रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि सबको लग रहा था कि ये तो भाग गए होंगे। एंड 3 महीने का बीच का टाइम था। 3 महीने में जो बेचारे 4 लोग बचे थे उनको विलेज विलेज एरिया कहते हैं, ज़्यादातर जवान विलेज एरिया में ही होता है, स्पेशली आर्मी वाला। तो उनको उनको बड़ा ह्यूमिलेट किया जा रहा था कि तुम तो भगोड़े हो, ये है वो। एंड जब 3 महीने बाद वहाँ पे एक्चुअली क्या थी, वहाँ पे जैसे ही ये युद्ध खत्म हुआ साथ साथ में वहाँ पे बर्फ जमा होती चली गई। तो जो जवान फाइट कर रहे थे वो बर्फ में दब गए, मतलब उनकी बॉडी। 3 महीने बाद एक गड़रिया गया वहाँ पे भेड़ चराते हुए, तो उसने देखा कि कुछ जवानों की बॉडी
तब जाके उसको खुलासा हुआ, नहीं तो पता ही नहीं चलता। और इतना भयंकर हुआ था कि वैसे तो कुछ खास वो नहीं है, पर शायद जो है क्या कहते हैं, चाइनीज आर्मी ने उन्होंने देखा कि कितने कम जवानों ने हमको यहाँ पे रोक दिया, तो ब्रेवरी में अपनी जो है क्या कहते हैं, एक जवान की राइफल को उल्टा करके और उसके ऊपर उनका गार्ड ऑफ ऑनर नहीं देते हैं ब्रेवरी के लिए, कि जो है किस तरह से जवान लड़े अपोजिट उसमें, जबकि वो तो डोमिनेंस नहीं थे, डोमिनेट कर गए थे पूरी तरह से। तो मतलब ये वन ऑफ द मतलब क्या कहते हैं टफेस्ट फाइट किसी भी इंडियंस या इंडियंस का वर्ल्ड में वन ऑफ द टफेस्ट फाइट। 120 जवान ने 5000 ट्रूप को रोक दिया गया। और अप्रॉक्सीमेटली चाइनीज ने एक्सेप्ट किया कि हमारे 650 जवान मारे गए थे, पर इंडियंस के अकॉर्डिंग ये अनऑफिशियल डाटा 1300 जवान मारे चाइनीज। समझ रहे हो, 120 जवान 1300 जवान को बिल्कुल वो कर दिया। और जबकि वो हाईली उस समय के हिसाब से बहुत अच्छे जो है क्या कहते हैं उससे मतलब उनके पास वेपन्स बहुत एडवांस थे, क्योंकि इंडिया तो तैयार ही नहीं था ना। हमें चल रहा था चीन इंडियन भाई भाई। हाँ, चीन इंडियन भाई भाई का नारा चल रहा था और पीछे से अटैक कर दिया। चाइनीज तो फेमस है। हाँ, कुछ देर के लिए होता है। इवन जो फाइटर पायलट पायलट बनते हैं, फाइटर पायलट भी ऊंचाई पे जाते हैं ना, तो उनको चेक कर लेते हैं, पहले ही चेक करते हैं, बिना किसी अडाप्टेशन के लेके ऊपर जाके चेक करते हैं। अगर तो सर्वाइव किया तो किया, नहीं तो रखते हैं। कि वो बहुत जरूरी है। अगर आप फिट नहीं महसूस कर रहे हो अपनी ऊंचाई पे, उतने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो आप क्या फाइटर पायलट हो। चलो हम आगे बढ़ते हैं वैसे। तो चलो फिलहाल आपको याद रखेगा अल्टीट्यूड सिकनेस क्या है। इट इज बिकॉज ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, दैट्स व्हाई द बॉडी डिडंट गेट इनफ ऑक्सीजन। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आफ्टर एक्लिमेटाइजेशन क्या होगा, ठीक है। अगर या एक्लिमेटाइजेशन टर्म तो नहीं देगा, क्योंकि जैसे एक्लिमेटाइजेशन टर्म दे देगा आप उसको पकड़ लोगे, तो वो बोलेगा कि दो दो दिन के लिए रोक दिया गया सपोज कर, और इसके बाद फिर क्या कर सकता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि नॉर्मल होगा, क्योंकि बॉडी क्या हो गई होगी, हाँ एक्लिमेटाइज कर गई होगी। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा हाउ डिड योर बॉडी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। The answer is the body compensates low oxygen availability by increasing red blood cell production। ये भी आ चुका है। क्वेश्चन ये आया कि अल्टीट्यूड सिकनेस के दौरान बॉडी आपके एक्लिमेटाइज कर जाती है थोड़ा थोड़ा, तो वो एक्लिमेटाइजेशन किस तरह से होता है। नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज होती है, क्योंकि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, तो वो तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना। मेनी ट्राइब्स लिव इन द हाई अल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज, ठीक है। बहुत सारे जो ट्राइब्स हैं वो कहाँ पे रह रहे हैं, हिमालयस के हाई अल्टीट्यूड में। फाइंड आउट इफ दे नॉर्मली हैव अ हायर रेड ब्लड सेल काउंट देन पीपल लिव। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जो हाई अल्टीट्यूड पे लोग रह रहे हैं उनका जो आरबीसी काउंट है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। जस्ट इसको फुलफिल करने के लिए, ताकि ऑक्सीजन जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए। सेकेंड पैराग्राफ है, इन मोस्ट एनिमल्स द मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड हेंस ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस प्रोसीड ऑप्टिमली इन अ नैरो टेम्परेचर रेंज, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं, जब आपको एंजाइम्स पढ़ा रहा था, तो एंजाइम्स पढ़ाते समय मैंने बताया था दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, पीएच है, दूसरा टेम्परेचर है। और मैंने ये भी बताया था कि दोनों की बड़ी नैरो रेंज, ठीक है। दोनों बहुत, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊं, ये वाली जो रेंज है बेसिकली क्या है, ऑप्टिमम। और ये बहुत नैरो हो, चाहे वो पीएच की हो चाहे टेम्परेचर की। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो इससे इधर उधर जाने पे क्या होगा, आपका जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा। बट कुछ ग्रुप है बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया के या कुछ ऑर्गेनिजम्स के, वो बेसिकली उनके पास नैरो ब्रॉड रेंज, वाइड रेंज, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि बट देयर आर माइक्रोब्स, कौन से माइक्रोब्स अंडरलाइन करो, आर्क्योबैक्टीरिया दैट फ्लोरिश इन हॉट स्प्रिंग्स,
and deep sea hydrothermal winds where the temperature far exceed 100 डिग्री, मतलब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी पार चला जाता है। ठीक है, हाउ इज दिस पॉसिबल? अब ये तुम्हारा आंसर होगा कि क्या क्यों पॉसिबल, कैसा अडाप्टेशन, किस तरह का अडाप्टेशन? की जो प्रोटीन्स बन रही हैं एंजाइम्स बेसिकली वो हायर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग बने। ठीक है, थर्मल टॉलरेंस एंजाइम्स, इसमें से एक एग्जांपल आप दे सकते हो किसका, क्या? थर्मस एक्वाटिकस, थर्मस थर्मस टैग पॉलीमरेज जो पाया जाता है थर्मस एक्वाटिकस में, वो कितने पे काम करता है ऑप्टिमली 22 डिग्री। और भी है वेंट पॉलीमरेजेज है, वो है पायरोकोकस है। ठीक है, बैक्टीरिया है जिसमें पायरो करके एक एंजाइम है वो पाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि उनकी जो एंजाइम्स है वो कैसी होती है, थर्मो टॉलरेंस शो करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाओ, एक लिखा मेनी फिश थ्राइव इन एंटार्क्टिक वाटर्स वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो जीरो। बिलो जीरो को कई बार सब जीरो भी बोल देता है। ठीक है, तो कैसे कैसे करती हैं, वहां पे उनकी बॉडी में प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं आइस क्रिएटिंग प्रोटीन। ठीक है, आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन होती है, कुछ में ग्लिसरॉल का कंटेंट थोड़ा पाया जाता है, कुछ में प्रोलीन का कंटेंट पाया जाता है। ठीक है, आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन ध्यान में रखना। तो आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन की वजह से वो सब जीरो टेम्परेचर पे भी सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा मेनी फिशेस थ्राइव इन अंटार्कटिका वाटर वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो सब जीरो। हाउ डिड दे मैनेज टू कीप देयर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम फ्रीजिंग? तो आंसर है आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन, लिख दो चाहे वहां आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन। उनको मत लिखो बच्चे, बस मैंने तो ऐसे ही बोल दिया आइस न्यूक्लिएटिंग प्रोटीन इसका आंसर होगा, तो यही याद रखना। ठीक है, वो हायर लेवल में है, कहीं प्लांट पे है, कोई कहीं कुछ। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ है लार्ज वैरायटी ऑफ मैरीन इनवर्टिब्रेट्स एंड फिश लिव एट अ ग्रेट डेप्थ इन द ओशन वेयर द प्रेशर कुड बी 100 टाइम्स द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट मींस। ठीक है, मतलब जो डीप सी में रहती है, चाहे वो इनवर्टिब्रेट्स हो चाहे फिशेस, उनके ऊपर जो प्रेशर है वाटर का, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो बहुत कितना ज्यादा है, मोर देन 100 टाइम्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, इनके अंदर भी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल एंजाइम, ताकि उस पर्टिकुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में भी वो अपने सबस्ट्रेट के साथ क्या कर सके, बाइंड कर। भाई अगर जो है क्या कहते हैं नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हुआ तो बाइंडिंग में इफेक्ट पड़ेगा सबस्ट्रेट का एंजाइम के साथ। और मेन जो मेटाबॉलिक रिएक्शन आपकी चल रही है किससे चल रही है, एंजाइम से। एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, तो उनके आपने तो पढ़ रखा है ना कि किसी भी सबस्ट्रेट और जो है क्या कहते हैं सबस्ट्रेट को आपस में रिएक्ट करने के लिए उनके पास में क्या होना चाहिए। ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है वहां पे, पड़ता है कि नहीं? तो सेम चीज यहाँ पे है कि अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है दैट मीन्स की वो अफेक्ट होगा, इसके मतलब एंजाइम्स इस तरह की होनी चाहिए ताकि उस अफेक्ट को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। तो organisms living in such extreme environments show a fascinating array of biochemical adaptations। ठीक है, इसके अलावा भी और सारे जो है बायोकेमिकल एडॉप्टेशंस हैं। ठीक है, जैसे चूंकि ऑक्सीजन तो चाहिए, उनके बॉडी में भी हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा, साथ में मायोग्लोबिन पाया जाता है ताकि वो ऑक्सीजन को क्या कर सके, स्टोर कर सके। मायोग्लोबिन का काम क्या है, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, उनकी बॉडी में कैविटी नहीं प्रेजेंट होती। ठीक है, क्योंकि कैविटी प्रेजेंट होगी तो क्या हो जाएगा, प्रेशर की वजह से वो कोलैप्स कर जाएगा। तो उनकी बॉडी बिल्कुल सॉलिड होती है, कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, चलो
नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वहां पे किस तरह का एडाप्टेशन बता रहा है, बिहेवियरल एडाप्टेशन. There are some organisms show behavioral response to cope up with variation in their environment. अब इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है आपका जो डिजर्ट लिजर्ड. ठीक है, डिजर्ट लिजर्ड के अंदर फिजियोलॉजिकल एबिलिटी नहीं होती कि वो अपने टेम्परेचर को एनवायरमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या कर सके, मैनेज कर सके. तो ये क्या करती है, दिन के टाइम पे जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, नहीं बढ़ेगा टेम्परेचर, तो ये कोई ऐसा प्लेस ढूंढती है जहाँ पे छाया, या जैसे वो बना लेती है, सुरंग बना लेती है, बरोइंग. ठीक है, बरोइंग किसी उसमें घुस गए तो जहाँ की थोड़ा टेम्परेचर क्या हो, नॉर्मल सरफेस टेम्परेचर. और रात के टाइम पे क्या करती है, रात के टाइम पे अपना खाना पीने के लिए निकलता. तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि that mammals have to deal with the high temperature of their habitat but manage to keep their body temperature fairly constant by behavioral means. They bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops below the comfort zone. ठीक है, सुबह सुबह के टाइम पे क्या करता है, सन से धूप लेता है ताकि इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, मेंटेन हो जाए. ठीक है, they bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops below the comfort zone, but move into shade when the ambient temperature starts increasing. Some species are capable of burrowing into the soil to hide and escape from the above ground heat. तो यहाँ से तुम्हारे एडॉप्टेशन खत्म हो गए बच्चे, इसके बाहर नहीं आना, इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत करना. अब पढ़ना है हमको, नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन. ऑर्गेनिज्म लेवल पे हमने कुछ कुछ बातें कर ली. अभी तक हमने किसके बारे में बात नहीं की थी, पॉपुलेशन के बारे में. इस चैप्टर में दो ही चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स का एंड पॉपुलेशन. ऑर्गेनिजम्स में आपने ज्यादातर बात अभी किस चीज की बात की है, एबायोटिक फैक्टर. किस तरह से पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को एबायोटिक फैक्टर अफेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो एक स्टोरी बना लो अपनी. ये स्टार्टिंग से जब आप चलते हो तो क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ते हो, 4-5 शेडिंग पढ़ी है अभी तक आपने. ठीक है, आपने इकोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी है, स्टार्टिंग के चैप्टर में सिग्निफिकेंस है. ठीक है, किस तरह से जैसे वो कोयल बर्ड का एग्जाम्पल देता है. ठीक है, साथ में इकोलॉजिकल हायरार्की देखी आपने. इकोलॉजिकल हायरार्की के बाद आपने फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी देखी. इसके बाद आपने देखा कि जो बायोम्स का फॉर्मेशन है, जो हैबिटाट का फॉर्मेशन है, वो किस तरह से बनता है. ठीक है, सीजन किसकी वजह से, मतलब जो आपके सीजन है अर्थ में, वो किस तरह से क्रिएट हुए. ठीक है, वो सब चीजें आपने देखी. इसके बाद आपने देखा कि हैबिटाट पे दोनों फैक्टर का इफेक्ट पड़ता है, किसका, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर. तो फिर देखा कि एबायोटिक फैक्टर जो है वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके हैबिटाट को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, जिसमें से टेम्परेचर एंड वाटर फर्स्ट एंड सेकंड मोस्ट रिलेवेंट है. इसके आगे आपने क्या देखा, इसके आगे आपने देखा रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर. उसमें देखा कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो जनरली आपकी कितनी कैटेगरी में आते हैं, दो कैटेगरी में. एक है रेगुलेट और दूसरे कंफॉर्म. तो रेगुलेट तो बहुत कम है, ज़्यादातर 99% एनिमल्स एंड ऑल प्लांट्स जो है कंफॉर्म. फिर कहता है कि अगर जो स्ट्रेसफुल कंडीशन है एबायोटिक स्ट्रेस की, वो लोकलाइज हो, टेम्परेरी हो, तो आपको दो और मिल जाएंगे. कौन से, माइग्रेट एंड सस्पेंस. ठीक है, एक और स्टेज मिल जाएगी डायाफॉर्म, जहाँ पे डेवलपमेंट क्या हो जाता है, डिपेंड कर जाता है बैक्टीरिया, जू प्लैंक्टन वगैरह. ठीक है, इसके आप आगे बढ़ते हैं तो ये बता रहा है कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स जो है के अंदर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंज आ गए हैं एबायोटिक स्ट्रेस से एडाप्टेशन के लिए. ठीक है, एडाप्टेशन आपने इतना पढ़ लिया. अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन. तो अगर आपसे मैं पूछूं कि पॉपुलेशन क्या है, तो आप सीधे बोलोगे कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन इंटरब्रीड. ठीक है, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इन अ पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया. क्यों पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बात आप इकोलॉजी की बात कर रहे हो. आप किसकी बात कर रहे हो, इकोलॉजी. इकोलॉजी की बात नहीं करते तो तुम एक जियोग्राफिकल एरिया लगाते ना लगाते कोई फर्क नहीं पड़ता.
इकोलॉजी की बात है तो आपको बोलना पड़ेगा कि हम पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के अंदर जो ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन है और जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन। तो स्टार्टिंग से देखो यहाँ पे पॉपुलेशन में सबसे पहला हेडिंग है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, लिखा है इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल ऑफ एनी स्पीसीज। ऐसा कोई स्पीसीज बता सकते हो मुझे जो अपनी जीनस की एक ही स्पीसीज, सिर्फ एक स्पीसीज हो उसकी? होता भी है कि नहीं होता? एनसीईआरटी पढ़ी है कि नहीं ऑनलाइन वाले बच्चे? हाँ हाँ सर। हाँ बताओ, एनसीईआरटी पढ़ी है तो बताओ। मैं पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसी जीनस है किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म में जहाँ पे सिर्फ एक स्पीसीज पाई जाए, सिर्फ सिंगल स्पीसीज? सर अभी देखो, होमोसेपियंस। ओह होमोसेपियंस, उसके और भी तो आई हैं क्या? दोनों एक है कि अलग अलग है? रेयरली पाई जाती है। एनसीईआरटी में तो इसलिए आपको फोकस करवा रहा था बच्चे, क्योंकि एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ड, वहां पे आप जाके जीनस में देखना या स्पीसीज में एक लाइन लिखी हुई है कि बैक्टीरिया की कुछ स्पीसीज है, मतलब बैक्टीरिया में कुछ है जहाँ पे एक ही स्पीसीज है जीनस, सिंगल। ठीक है, तो ध्यान में रखना एक एक कई बार आपके टेस्ट में क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेटमेंट होगा कि जीनस में हैव अ सिंगल स्पीसीज, इज इट ट्रू और फॉल्स? सिंगल स्पीसीज हो सकती है। ठीक है, तो इन नेचर वी रियरली फाइंड आइसोलेटेड single individuals of any species. Majority of them live in a groups in a well-defined geographical area. देखा है ना, well-defined geographical area. Shares or compete for similar resources. अगर सेम टाइप के इंडिविजुअल होंगे तो जाहिर सी बात है उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड दस कॉन्स्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। इंटरब्रीडिंग होगी, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, तो एक पॉपुलेशन को ये कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ऑल्दो द टर्म इंटरब्रीडिंग इंप्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंटरब्रीडिंग का मतलब जैसे ही आता है हम तुरंत क्या बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन कैसा होगा, सेक्सुअल। बट ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो कंसीडर कर रहा है इकोलॉजी पर्पस, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इकोलॉजी। इसके पहले अगर भाई इस पॉपुलेशन के अंदर क्या स्पीसीज है, एक एक पॉपुलेशन बोलूं दैट मीन्स कि वो क्या है, एक स्पीसीज है। ठीक है, और जैसे ही बात होगी एक स्पीसीज की, उसी समय आप ये बोल दोगे कि ये जो डेफिनेशन है स्पीसीज की जिसको मेयर ने दी थी, जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, उन्होंने बोला था कि ये जो डेफिनेशन हम दे रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए अलाउ होगी, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। वो फेल कर गई अदर जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के को डिफाइन करने में। ये मेयर का जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था उसका ड्रॉबैक क्या, कि वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो वही पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि although the term interbreeding implies sexual reproduction, a group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological। ठीक है, इकोलॉजिकल स्टडीज के पर्पज में आप जो है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को भी इसमें कंसीडर कर लोगे। ऑल द, अब अच्छा है ये क्वेश्चन शायद एक बार पूछा गया, मैं ये नहीं श्योर हूँ कि नीट में पूछा गया कि कहीं टेस्ट में पूछा गया। वहां पे चार ऑप्शन दिए थे, ऑल द कार्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, जैसे एक ऑप्शन में लिख दिया कि कार्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड्स, रैट्स इन अबंडेंट ड्वेलिंग, टेक wood tree in forest track and bacteria in culture plate, lotus plant in a pond। अच्छा ऑप्शन में नहीं रखा था, इसको क्वेश्चन बनाया। ठीक है, कि ये चीजें हैं
और नीचे था कि ये जो है पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है या क्या है। ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे बच्चे, पॉपुलेशन बनाएंगे। ठीक है, ध्यान में रखें। सम एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनिज्म है, मुझसे मत पूछो इससे ज्यादा, एक एनिमल है, ठीक है, अब इससे ज्यादा मुझे नहीं पता। यहाँ पे जो भी लिखा है, जिनके भी नाम लिखे हैं, ये ऑर्गेनिजम्स है सारे, ठीक है, चाहे कार्मोरेंट्स हो वेटलैंड में, रेट्स हो, चाहे टीकूड हो। टीकूड क्या है, एक प्लांट का नाम, ठीक है, लोटस, ठीक है, बैक्टीरिया एंड कल्चर प्लेट, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, एग्जाम्पल है किसके, पॉपुलेशन, ठीक है। In earlier chapter, you have learned that although an individual organism is the one that has to cope up with a changed environment, ठीक है, it is at population level that natural selection operates to evolve the desired traits, ठीक है। Population ecology is therefore an important area of ecology because it links ecology to population genetics and evolution। इसको पूरा अंडरलाइन करो। एक तो आपको एक डेफिनेशन मिल रही है किसकी, पॉपुलेशन इक्वालिटी, और वो पॉपुलेशन इक्वालिटी कह रहा है कि ये एरिया है जहां पे आप क्या लिंक कर रहे हो, इक्वालिटी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड। तो दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि द ब्रांच ऑफ साइंस विच लिंक द इक्वालिटी विद पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, उसको क्या बोलोगे आप, पॉपुलेशन इक्वालिटी, ठीक है। और इसके ऊपर वाला भी एक लाइन क्या, कि जो है क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन, वो किस लेवल पे ऑपरेट होता है बच्चे, पॉपुलेशन, लिख, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट एट पॉपुलेशन, नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट एट पॉपुलेशन। कैसे, वो जो एग्जाम्पल मैंने बताया था वो बिल्कुल ये यहाँ पे जो बताया था बिल्कुल वैसे ही, वैसे ही, ठीक है। कि जैसे मैं बोल दूं कि एक स्पीसीज है, ठीक है, ए, एक स्पीसीज ए, अब इस स्पीसीज से बेसिकली क्या हो रहा है कि बहुत ढेर सारे ऑर्गेनिज्म, उसके जो प्रोजनी है बहुत ढेर सारी प्रोजनी आ रही है, इन बिटवीन कहीं पे क्या हो जा रहा है बच्चे, वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। अब ये वेरिएशन इस तरह से है जो अपने आप दिखेगा नहीं, वो उसके कहाँ पे है, उसके जीन्स में, उसके उसके जेनेटिक सिस्टम में आ गया है, पर वो उसके लिए ना तो डेलेटीरियस है अभी फिलहाल और ना ही बेनिफिशियल, बस वो पड़ा हुआ। मान लिया क्या हुआ कि एनवायरमेंट में कोई चेंज हुआ, चेंज इन एनवायरमेंट, तो जैसे ही चेंज हुआ एनवायरमेंट में, ठीक है, ये जैसे ही चेंज हुआ एनवायरमेंट में, इसमें से एक जो म्यूटेशन था, सपोज करो ये वाला, ये इस एनवायरमेंट के लिए क्या हो गया, बेनिफिशियल। और बेनिफिशियल होने से क्या होगा, क्योंकि स्ट्रेस कॉज करेगा एनवायरमेंट, तो माइट बी चांसेस कि ये खत्म हो जाए या इनका नंबर बहुत कम रह जाए, ठीक है। ये क्या करेगा, ये अपना अलग पॉपुलेशन बना लेगा, ठीक है, ये अपना पॉपुलेशन बना देगा जिसमें पर्टिकुलर कोई तो डिजायर्ड ट्रेट होगी, ट्रेट मतलब कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर जो कि इस इन्वायरमेंट के लिए क्या कर रहा होगा, बेनिफिट पहुंचा रहा होगा, ठीक है, यही चीज बोल रहा है। तो ये कहाँ पे ऑपरेट हो रहा है, पॉपुलेशन लेवल पे ऑपरेट हो रहा है, बात समझ गए। ये चीज जो है कहाँ पे ऑपरेट हो रही है, पॉपुलेशन लेवल पे। क्यों, क्योंकि इसने अब अपनी पॉपुलेशन बना ली, ठीक है, इसने खूब सारे प्रोजेनी बनाए, उसके प्रोजेनी और पूरी की पूरी एक क्या बन गई, पॉपुलेशन। तो यही बोल रहा है कि जो डिजायर्ड ट्रेट है, ये जो नेचुरल सिलेक्शन है, दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट एट पॉपुलेशन। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ। A population has certain attributes। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है कि उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होगी या उनकी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगी, ठीक है, दैट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डजंट। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जैसे मैं बोलूं कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की अपनी बर्थ
अपना बर्थ टाइम होता है, उनका डेथ टाइम होता है कि नहीं? पर कभी पॉपुलेशन का बर्थ टाइम होता है क्या? नहीं होगा। ठीक है, वहां पे होगा बर्थ रेट, वहां पे होगा डेथ रेट। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि a population has certain attributes that an individual organism possesses, अंडरलाइन करो कि पॉपुलेशन में कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर वो एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। जैसे लिखा है नीचे कि इंडिविजुअल may have birth and death but a population has birth rate and death। In population these rates refer to per capita birth। ठीक है, ये जो रेट है ये पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। ठीक है, पर कैपिटा का मतलब, हाँ थोड़ा सा रुकोगे क्या? गया हूँ बकवास पर, सिर दर्द हो रहा है। चलो अच्छा, आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखा है द रेट्स हेंस एक्सप्रेस्ड इन चेंज इन नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे ही रेट की बात करोगे, तो जैसे मैं बोलूँ बर्थ रेट, तो बर्थ रेट क्या होगा कि कितने इंडिविजुअल बेसिकली पर्टिकुलर टाइप से क्या कर रहे हैं, बर्थ रेट। ठीक है, इसी तरह से मैं अगर डेथ रेट की बात करूं, तो कितने इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर टाइप से क्या हो रही है। ठीक है, और ये भी पर थाउजेंड इंडिविजुअल में कंसीडर कर, कितने में, पर थाउजेंड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे एग्जाम्पल दिया है, अच्छा यहाँ पे एक लिख दो, जहां लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन करो, द रेट हेंस एक्सप्रेस इट चेंज इन द नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। ये जो चेंज है, समझ में आ रहा है, नंबर्स या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वो किसके रिस्पेक्ट में है, पॉपुलेशन के मेंबर्स, जो जितने भी हैं उनका मेंबर्स उनके पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा गया जो नीचे वाला जो एग्जाम्पल दिया है बच्चे, कई बार सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिया, कई बार इसका नंबर चेंज किया। ठीक है, तो लिखा इफ इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट, 20 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर कितने थे, एक पॉन्ड है इसमें 20 लोटस प्लांट, इसमें 20 लोटस प्लांट कब, अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट डे, एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आ रहे हैं। ठीक है, 8 न्यू प्लांट्स ऐड हुए बाई रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन क्या हो गई, करंट पॉपुलेशन 20। पूछ रहा है कि बर्थ रेट बताओ, तो बर्थ रेट में ध्यान में रखना 8/20 करोगे, 8/28 करोगे, हाँ ठीक है, ये करो, ये मत कर दे। ठीक है, 8/20 कितना आएगा, 0.4। ठीक है, ध्यान में रख कि जो बर्थ हुए हैं नए इंडिविजुअल जितने का जो है बर्थ हुआ है, और जो प्रीवियस पॉपुलेशन लास्ट उसके रिस्पेक्ट में आपको उसकी बर्थ रेट बताइए। ठीक है, यही लिखा हुआ है कि बर्थ रेट क्या होगा, 8/20 इक्वल टू 0.4 ऑफ इसमें पर लोटस पर ईयर, ये भी याद रखना, पर लोटस। ठीक है, और पर ईयर पूरा अंडरलाइन करो, इससे क्वेश्चन नीट में आया, बर्थ रेट पूछ
फिर एक फ्रूट फ्लाई का एग्जाम्पल देगा, ठीक है, कि कितनी जो है क्या कहते हैं, if 4 individuals in laboratory population of 40 fruit flies died during a specified time interval says a week, the death rate in the population during the period, मतलब कितनी मरी, 4 4 ठीक है, ध्यान रखना है ये पॉपुलेशन थी, है नहीं, ठीक है, ये पॉपुलेशन थी, 4, ये 4/40, ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। अब यूनिट देखो, यूनिट क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 0.1 इंडिविजुअल्स पर फ्रूट टाइप पर दी। अब क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा यार, विद यूनिट पूछेगा, विद यूनिट पहले ही लिख दिया है उसने, पहले ही लिखा, क्या लिखा है कि जो हम पॉपुलेशन जो ये बर्थ रेट या डेथ रेट की बात करेंगे वो पर कैपिटा करें, पर कैपिटा का मतलब इंडिविजुअल लेवल पे, पर इंडिविजुअल, कोई डाउट है? नहीं सर। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आओ। तो एक एट्रीब्यूट आपने कौन सा पढ़ लिया बच्चे, पॉपुलेशन का एक एट्रीब्यूट आपने पढ़ लिया, कौन सा, या 2 एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो, एक आपने पढ़ लिया बर्थ रेट और दूसरा आपने पढ़ लिया डेथ रेट। दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें। एक इंडिविजुअल के अंदर बर्थ एंड डेथ होता है, जबकि एक पॉपुलेशन के अंदर बर्थ रेट है, डेथ रेट। दूसरा पैराग्राफ पे जाओगे तो एक और कैरेक्टरिस्टिक बता रहा है जिसको बोलते हैं सेक्स रेशियो, ठीक है, ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक, ये पॉपुलेशन का तीसरा एट्रीब्यूट है। चलो देखो क्या लिखा है, अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो, अंडरलाइन करो या वहीं पे लिख दो, जहां पे बर्थ रेट और डेथ रेट लिखा है वहां पे 1 2 करो, ऊपर ऊपर वाले पैराग्राफ पे जहाँ पे बर्थ रेट लिखा है 1, डेथ रेट लिखा है 2, और तीसरा जहाँ पे पॉपुलेशन वाले तीसरे पैराग्राफ पे लिखा है जहाँ के अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। हाँ साइड में भी आप लिख सकते हो, ये भी कर सकते हो। अब देखो कह रहा है कि एक इंडिविजुअल या तो मेल होगा या, आज की डेट से थोड़ा सा चेंज होगा सिनेरियो, बट जब का ये है ठीक, इंडिविजुअल लेवल पे ट्रांसजेंडर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर सिर्फ आपको जनरली ह्यूमन पॉपुलेशन में मिलता है, ठीक है, तो उनको हम ठीक तरफ कर रहे हैं, हम सिर्फ बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो लार्ज लेवल पे, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल या तो होगा, क्या होगा, मेल होगा या फीमेल, ठीक है, बट अ पॉपुलेशन है जस्ट सेक्स रेशियो, मेल एंड फीमेल के, अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल या तो मेल या फीमेल होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में आप बताओ पॉपुलेशन में क्या करेंगे एटीट्यूड, तो आप बोलोगे sex, ठीक है। अब सेक्स रेशियो क्या है ये बता रहा है, सेक्स रेशियो है बेसिकली मेल एंड फीमेल का रेशियो, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर, जैसे 1000 बोल दिए, 1000 इंडिविजुअल्स, कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं, उनका जो रेशियो होगा दैट रेशियो विल बी नोन एज सेक्स रेशियो। तो यहाँ पे देखो यही चीज लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% आर मेल। 60% ऑफ फीमेल का मतलब क्या है कि 100 में से 60 क्या है, फीमेल। तो जब आप रेशियो बनाओगे तो 6/4 मतलब 3/2 का बनेगा, ठीक है, ओके। A population at any given time is composed of individuals of different age। अच्छा ये भी एक चीज है कि जब आप पॉपुलेशन की बात करते हो तो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे एडल्ट ही होते हैं, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें बूढ़े भी होंगे, तो आप उनको किस तरह से डिवाइड कर सकते हो, एज ग्रुप। एज ग्रुप जो डिवाइड करोगे उसमें 3 कैटेगरी रखोगे, कौन कौन सी 3 कैटेगरी रखोगे, एक जो है जो अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव, दूसरा रिप्रोडक्टिव, और तीसरा जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये 3 कैटेगरी रखी, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, परसेंट इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज आर एज ग्रुप, ये भी ध्यान में रखो। हाँ आप ये बोल सकते हैं, पर बच्चे ये सेक्स रेशियो के रिस्पेक्ट में बताया जा रहा है, रुको जरा सा, सेक्स रेशियो के रिस्पेक्ट में बता रहा है ये। अभी इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट है, कम से कम 8 या 9, ठीक है। तो ये जो पढ़ रहे हो लिखो, अंडरलाइन करो, एज डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन क्या किया है, परसेंट इंडिविजुअल्स ऑफ ए गिवन एज आर एज। तो तुमको एज डिस्ट्रीब्यूशन उस तरह से बोल सकता है कि पर थाउजेंड है, पर मिलियन है, ठीक है। तो जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चे, एज डिस्ट्रीब्यूशन से क्या बनेगा, एज पिरामिड, ठीक है। मतलब जो डिफरेंट जो है क्या कहते हैं एज ग्रुप है, उन एज ग्रुप से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, एज पिरामिड, ठीक है। एज पिरामिड आपका स्टेबल है, आपका ग्रोइंग है, ठीक है, इस तरह का डिक्लाइन है, इस तरह का। और यहाँ से भी क्वेश्चन नीट में आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन इज plotted for population, the resulting structure is called as age pyramid। तो इसमें तीनों लाइनों को, ये क्या है, एज पिरामिड को डिफाइन करता है। क्या है कि अगर आप एज डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करोगे, ठीक है, किसके लिए, पॉपुलेशन के लिए, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको क्या बोलोगे, क्या हुआ, पूछ रहा हूँ, age distribution is plotted for a population, age distribution, जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या कहलाएगा, पिरामिड। अब एक चीज और ध्यान दो कि जब आप एज पिरामिड बनाते हो ना, उसमें मेल एंड फीमेल को सेपरेट नहीं रखते, मेल एंड फीमेल का नंबर साथ नहीं होता, ठीक है। सेक्स रेशियो से कंफ्यूज मत करो, सेक्स रेशियो इंडिविजुअली मतलब मेल एंड फीमेल को बताता है, ठीक है, जो है क्या कहते हैं परसेंट में। और ये जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एज डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताएगा मेल एंड फीमेल को क्लब करके पूरा नंबर के रिस्पेक्ट में बताएगा। लिखा जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन पॉपुलेशन की अगर बात करें तो द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ कंबाइंड डायग्राम। अब ये भी एक लाइन क्वेश्चन बनता है कि आप कहाँ पे दिखाते हो, कंबाइनली दिखाते हो या सेपरेटली दिखाते हो, ठीक है, कंबाइंड दिखाते हो, ठीक है। द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस ऑफ, ये भी एक लाइन क्वेश्चन बनता है कि जो शेप है एज पिरामिड का वो क्या शो करता है, तो वो बेसिकली क्या शो करता है बच्चे, ग्रोथ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे मैं इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करूं तो इंडिया की ओवरऑल पॉपुलेशन किस कैटेगरी में आएगी, एक्सपेंडिंग। चाइना की किस कैटेगरी में आएगी, स्टेबल कैटेगरी में आएगी। क्यों, क्योंकि अब उनका ग्रोथ रेट वैसे तो डिक्लाइन करने लगा है, ठीक है, बट अभी भी बोल सकते हो कि स्टेबल। लॉन्ग टर्म में बोल रहे हैं 2050 तक उनकी पॉपुलेशन, की उनकी पॉपुलेशन में अभी बहुत ज़्यादा पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज पे पहुंच गए हैं लोग, ठीक है, या रिप्रोडक्टिव स्टेज पे है तो आने वाले टाइम में किस में पहुंचने वाले हैं, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। और जो प्री रिप्रोडक्टिव वाली पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, ठीक है, तो आप उसको डिक्लाइनिंग कैटेगरी पे भी रख सकते हैं। तो लिखा द शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ स्टेटस वेदर इट इज ग्रोइंग स्टेबल और डिक्लाइनिंग, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बच्चे आते हैं, आप टेस्ट सीरीज में भी लोग क्वेश्चन बनाते हैं कई सारे इंस्टीट्यूट, ठीक है। वो आपको दे देगा, नंबर दे देगा, किसका नंबर दे देगा बेटा, प्री रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव है, और पूछेगा आप ये बताओ कि ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ये स्टेबल है या डिक्लाइन है, ठीक है। द साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अस लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट, ठीक है। जो साइज है पॉपुलेशन का वो आपको क्या बताता है, उसका हैबिटेट में स्टेटस क्या है,
अगर वो एक्सपेंडिंग है दैट मीन्स कि क्या हुआ कि वो डोमिनेट कर रही है उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, यही तो होगा ना। अगर एक्सपेंडिंग है तो क्या कर रही है, डोमिनेट कर रही है। और अगर वो डिक्लाइनिंग है दैट मीन्स कि उसका अस्तित्व खतरे में। ठीक है, तो ध्यान ये अंडरलाइन करो कि जो साइज है पॉपुलेशन, द साइज ऑफ पॉपुलेशन, अंडरलाइन करो, साइज ऑफ पॉपुलेशन किसके बारे में बता रहा है, स्टेटस ऑफ द। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों बोर्ड पे नहीं लिखवा रहा था कि हर एक लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है। मतलब पूरी बायोलॉजी के जो है ना, हो सकता है कि रिपीट कर जाए क्वेश्चन, बट इससे रिपीट नहीं करने वाला आने वाले 10 साल में। कितने क्वेश्चन इससे बन सकते। Whatever ecological processes we wish to investigate in a population be the outcome of competition with another species। ठीक है, मतलब कि आप अगर पॉपुलेशन में कुछ स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेट मतलब आप छानबीन करना चाहते हैं, खोज करना चाहते हैं, तो वो बेसिकली किसका ट्रिब्यूट होगा, वो जो स्पीसीज है वहां पे। ठीक है, तो एक पॉपुलेशन तो रह नहीं रही, या एक पॉपुलेशन भी रही है तो एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के साथ, और अगर कई सारी पॉपुलेशन रह रही है तो एक पॉपुलेशन का दूसरे पॉपुलेशन। ठीक है, वही बोल रहा है। ठीक है, कि वट एवर द इकोलॉजिकल प्रोसेसेस, जो इकोलॉजिकल प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन अ पॉपुलेशन बी द आउटकम ऑफ कंपटीशन विद अनदर। किसका आउटकम है वो, कंपटीशन अदर स्पीसीज के साथ जो कंपटीशन है, वो बेसिकली जो है क्या कहते हैं, उसका आउटकम। द इम्पैक्ट ऑफ अ प्रीडेटर और द इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, यहां से क्वेश्चन आया हुआ। तुम लोग अभी जब क्वेश्चन करने बैठोगे ना, तब तुमको समझ में आएगा, अरे यहाँ से क्वेश्चन, ये जो लाइन बनी है यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ, पिछले से पिछले साल क्वेश्चन। ठीक है, द इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, we always evaluate them in terms of any change in population size। ठीक है, मतलब कि सपोज कर लो एक हैबिटाट है, और हैबिटाट में प्रीडेटर्स हैं। ठीक है, तो प्रीडेटर्स का इफेक्ट किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे आप देखोगे, ठीक है, तो उसकी बात कर रहा है, किसके बेस पे देखोगे, साइज, साइज। ठीक है, अरे अगर सपोज कर लो कि 1000, एक सपोज कर लो डियर की पॉपुलेशन है 1000 है, और वहां पे प्रीडेटर का नंबर बढ़ गया, जो डियर का साइज है वो तो क्या होगा, घटे। साइज घटेगा तभी तो आप बोलोगे ना कि प्रीडेटर प्रीडेट कर रहा है। या अचानक से कोई बीमारी आ जाए, तो अगर अचानक से कोई बीमारी आए तो पूरा का पूरा साफ हो जाए, इकट्ठे साफ हो जाए। पर ये क्या है, ये धीरे धीरे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अगर आपको कोई अफेक्ट कर देखना है, प्रेडेटर का हो चाहे पेस्टिसाइड एप्लीकेशन का हो, तो वो आप किसके बेस पे करोगे, एनी चेंज इन पॉपुलेशन साइज। अब तुमको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पे वैसे तो इन्होंने कम्युनिटी के बारे में कोई बात इस चैप्टर में नहीं करी, बट रियलिटी है अभी इस समय जो लाइन बोल रहा है वो किसके लिए बोल रहा है, क्यों, जैसे ही आप डिफरेंट पॉपुलेशन की बात करोगे, तो कम्युनिटी क्या है, एक जियोग्राफिकल एरिया में जो डिफरेंट पॉपुलेशन रह रही है और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द कम्युनिटी। तो अब ये किसकी बात कर रहा है, कम्युनिटी की बात कर रहा है। तो एक पॉपुलेशन एक हैबिटेट के अंदर दूसरी पॉपुलेशन को किस तरह से अफेक्ट कर रही है, वो किसके बेस पे आप स्टडी करोगे, साइज के बेस। और ये साइज का जो टेक्निकल टर्म है दैट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी। टेक्निकल टर्म क्या है साइज के लिए, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो वही लिखा हुआ है कि द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज लेस देन 10, जैसे साइबेरियन क्रेन्स इन भरतपुर वेटलैंड्स इन एनी एरिया, और गो टू इनटू मिलियंस, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकता है, लाइक क्लेमाइडोमोनास इन पॉन्ड। तो पॉपुलेशन साइज मोर टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, नीड नॉट नेसेसरली बी मेजर्ड इन नंबर ओनली। ठीक है, तो जो साइज है बेसिकली, ध्यान दो मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, साइज है उसको आप किसके टर्म पे जानते देखोगे टेक्निकली, डेंसिटी। बहुत जरूरी नहीं है कि आप इसको किसके टर्म में बताओ,
नंबर के टर्म में नहीं बता, आपको किसके टर्म में जनरली बताना है आपको टेक्निकली, डेंसिटी के टर्म में। हालांकि ऐसा नहीं है, आप कई जगह पे आपका डेंसिटी वर्क ही नहीं करेगा, कई जगह पे आपको पॉपुलेशन साइज बताने के लिए डेंसिटी वर्क नहीं करेगा, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, वहां पे आप नंबर भी यूज करोगे, कुछ और भी तरीके हैं यूज करने के, आगे देखो। ठीक है, तो क्या रखा है, नीड नेसेसरली बी मेजर्स इन नंबर ओनली, ठीक है, although the total number is generally most appropriate measure of population density। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ही ले कि मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजरमेंट किसी पॉपुलेशन का क्या है, तो आप क्या बोलोगे, पॉपुलेशन डेंसिटी का क्या है, नंबर्स। नंबर, अंडरलाइन कर। तो ये सब क्वेश्चन, ये पता है ये पैराग्राफ जो तुम्हारे आंखों के सामने है, कम से कम 5 क्वेश्चन तो बना ही चुके होंगे। हाँ, और ये अकेले मैं ही नहीं करता हूँ, जितने तुमको 99.9% टीचर मिलेंगे आपको सब एनसीईआरटी से, क्योंकि वो कवर ही नहीं कर सकते, टाइम ज्यादा बचता नहीं है और इसकी हर एक लाइन इम्पोर्टेंट। तो क्या कह रहा है कि although total number is generally the most appropriate measures of the population density, लिख लो कहीं पे कि most appropriate measurements of population density क्या है बच्चे, total number, it is in some cases either meaningless or difficult to determine। क्या कह रहा है कि कुछ केसेस में ये जो नंबर है या तो मीनिंगलेस है या क्या है, डिफिकल्ट डिटरमिन, ठीक है, डिटरमिन करने में बहुत डिफिकल्ट है। अब जैसे एग्जांपल दे रहा था, ठीक है, कि 200 पार्थेनियम प्लांट है, पार्थेनियम का एक और नाम क्या है कांग्रेस, ठीक है, ये वीट जो कि हमको मेक्सिको से वीट आया था और उसके साथ उन्होंने गिफ्ट दे दिया, ठीक है, जो कि बहुत नुकसान पहुंचा है, ये इन्वेसिव स्पीशीज बोलते हैं। क्यों, अगर किसी किसी कंट्री की नेटिव फ्लोरा में बाहर की स्पीशीज पूरा इन्वेड कर जाए, डोमिनेट कर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं, किसी और इन्वेसिव स्पीशीज का नाम बता सकते हैं, आइकॉर्निया, नॉट पुस्टिया, आइकॉर्निया, जो इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो किस लिए आई थी ये आइकॉर्निया, सर ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए। हाँ ब्यूटीफुल फ्लावर के लिए। तो ये बताओ, ये तो हर जगह डोमिनेट करता है, तो सिर्फ टेरर ऑफ बंगाल क्यों बोला जाता है, क्योंकि बंगाल की पहले आए थे बहुत बड़ा, यहाँ। हाँ, बंगाल का एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का जो फूड है, स्टेपल फूड भी बोल सकते हो, वो क्या है, फिशेज, बहुत ज्यादा फिशेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, मतलब हर घर में बनता ही बनता होगा आराम, ठीक है, और इस वजह से, और ये किसको नुकसान पहुंचाता है ज्यादा, फिशेज को। तो फिशेज में अगर नुकसान पहुंचेगा तो लोगों को नुकसान पहुंचेगा, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, टेरर ऑफ बंगाल। तो वही लिखा हुआ, बट ओनली अ सिंगल, हाँ, देयर आर 200 पार्थेनियम प्लांट्स बट ओनली अ सिंगल ह्यूज बनियन ट्री विद अ लार्ज कैनोपी, ठीक है, stating that population density of banyan is relatively low, that to the parthenium, ठीक है, amounts to underestimating the enormous role of banyan tree in the community, ठीक है, मतलब कह रहा है कि एक कम्युनिटी, बात समझ आ रहा है, एक कम्युनिटी, कम्युनिटी में क्या होती है, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज या डिफरेंट पॉपुलेशन रहते हैं। अब उन पॉपुलेशन में से दो की बात कर रहा हूँ, एक पार्थेनियम की बात कर रहा है जो कि बेसिकली कितने प्लांट है उसके 200, और एक कर रहा बनियन ट्री, ठीक है। अब कम्युनिटी में जब रोल की बात आए तो आप, बनियन तो एक ही है पर उसका जो बायोमास है वो बहुत फैला हुआ है, और पार्थेनियम तो बहुत छोटा प्लांट होता है। तो अगर आप ऐसे पॉपुलेशन नंबर के हिसाब से उसकी बात करने लगोगे, रोल की बात, तब तो बनियन को आप नेग्लेक्ट कर दोगे, जबकि रियलिटी क्या है कि वो पर्टिकुलर हैबिटेट किसके ऊपर डिपेंडेंट है, बनियन ट्री के ऊपर, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म उससे खाना ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इस चीज को, इस जगह पे आपको ये बहुत मुश्किल हो जाएगा डिटरमिन करना कि किसका कितना रोल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आएगा कौन सी चीज, बायोमास, ठीक है, किसका बायोमास कितना ज्यादा है वो आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है
इन सच केसेस द परसेंट कवर आर बायोमास इज मोर मीनिंगफुल टू मेजर द पॉपुलेशन साइज। ऊपर वाला क्वेश्चन था और नीचे वाला जो मैंने अभी पढ़ा ये क्या था, ऑप्शन में रखे हुए आंसर, ये करेक्ट आंसर। ठीक है, कि इसके लिए जो है मीनिंगफुल मेजरमेंट क्या होगा बेटा, बायोमास। ठीक है, तो लिख दो उसको, अंडरलाइन करो कि मीनिंगफुल जो मेजरमेंट है उसके लिए वो है बायोमास। किसका, पॉपुलेशन साइज। उसके आगे लिखा है टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन इजीली एडॉप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल। टोटल नंबर तब भी सिग्निफिकेंस का नहीं है जब जो पॉपुलेशन नंबर हो बहुत ह्यूज, जैसे बैक्टीरिया की कल्चर से। अब तुम कैसे पता लगाओगे कितने बैक्टीरिया है वहां, ठीक है, बिलियंस में है, बिलियंस में। ठीक है, तो उसके आगे लिखा इफ यू हैव अ डेंस लेबोरेटरी कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन अ पेटी डिश व्हाट इज द बेस्ट मेजर टू रिपोर्ट दिस। डेंसिटी क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि इसको नापना हो तो कैसे। ठीक है, तो नीचे लिखा समटाइम्स for certain ecological investigations there is need to know the absolute population density, relative density। ठीक है, दो चीजें, एक है एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब आप एग्जैक्ट नंबर काउंट करो, ठीक है, और दूसरी क्या है, रिलेटिव, आप क्या करो उसको रिलेट करो। ठीक है, वो एक्चुअल नहीं है, वो क्या है, वो किसी के रिलेशन में रिलेट। ठीक है, वही बोल रहा है कि आपको इन चीज इस तरह के सिचुएशन में आपको किस चीज के बारे में नॉलेज होना चाहिए, एब्सोल्यूट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, तो दोनों बेसिकली इक्वली जो है वेल पर्पज फुलफिल करती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज गुड इनफ मेजर टू इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। मतलब एक लेक है, सपोज समझ रहे हो, एक लेक है, जैसे बैक्टीरिया वाला अगर लिखना हो तो वहां पे एक टर्म है ऑप्टिकल डेंसिटी, वो होता है रिलेटिव। कैसे रिलेटिव, जैसे मैं बता दूं थोड़ा सा, जैसे ये एक ना एक कल्चर, इसमें क्या है, बैक्टीरिया। आपको पता लगाना है कि यहाँ पे बैक्टीरिया का नंबर क्या है, तो एब्सोल्यूट तो पता नहीं लगा सकते क्योंकि काउंट करने बैठोगे जो कि अनकाउंटेबल। आप क्या करोगे, ये जो कल्चर आप किस में बनाया गया, वेदर इट इज न्यूट्रिएंट मीडिया और वाटर, सपोज कर लो वाटर या न्यूट्रन मीडिया, तो हम क्या लेंगे, एक खाली न्यूट्रिएंट मीडिया लेंगे। ठीक है, उसको एक स्पेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या मेजर करता है ऑप्टिकल। तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप इसका खाली न्यूट्रिएंट मीडियम से उसको क्या कर दोगे, काउंट कर दो। अब आपको पता है खाली न्यूट्रिएंट मीडियम में तो कुछ नहीं है, और उसको कर दो, उसको बोलते हैं जीरो कर। ठीक है, उसको जीरो कर दो, मतलब कि उसमें दो चैम्बर होते हैं, दो चैम्बर, इनसे पास करती है लाइट। ठीक है, तो जब एक बार जाएगा तो ये पता चल जाएगा कि ये खाली है, दोबारा से इस वाले को करेंगे तो पता लग जाएगा, इसको बोलेंगे ऑटो जीरो। क्या बोलोगे, ऑटो जीरो। मतलब कि दोनों में आपने क्या कर दिया, इसमें इसमें जो है स्टैंडर्ड रखा हुआ है और इसमें आपको सैंपल अपना रखना है। ठीक है, अभी फिलहाल दोनों में सेम चीज है तो आपने क्या स्टेब्लिश कर दिया, ऑटो जीरो। अब इससे वो वाला हटा के न्यूटन मीडियम को हटा के बैक्टीरियल कल्चर, इसमें क्या रख दो, बैक्टीरियल कल्चर। बात समझ आ रहा है, तो जैसे ही बैक्टीरियल कल्चर रखोगे आपको रिलेटिव, इसमें कुछ नहीं है इसमें कुछ है, तो आपको तुरंत रिलेटिव डेंसिटी दे देगा ना, रिलेटिव डेंसिटी। तो आप बोलोगे कि इसमें इतनी पॉपुलेशन हो सकती है। तो बैक्टीरिया को किस तरह करते हैं, रिलेटिव डेंसिटी से मेजर करते हैं। आपके लेवल पे यही होगा, किस तरह से मेजर करोगे, रिलेटिव डेंसिटी। चलो ये थोड़ा सा और खत्म कर लेते हैं, फिर पॉपुलेशन ग्रोथ की तरफ चलो। तो फिशेज में भी है कि फिशेज में सपोज करो एक लेक है, अब आप क्या करो कि एक ट्रैप में सपोज कर लो, अच्छा ये जब चीजें की जाती है तो जैसे एक रीडिंग से इनका कुछ नहीं होता है, वहाँ पे लगती है स्टेटिस्टिक। ठीक है, थोड़ा बहुत सारे स्टेटिस्टिक जानते हो आप, तो आप इसकी 3 रीडिंग लो और तीनों का निकालोगे क्या, और उसको बोलोगे कि ये सेम चीज यहाँ पे भी सपोज कर लो, ये लेक,
लेकिन पर ट्रैप जितनी फिशेज आ रही हैं वही उसका मेजरमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि हम काउंट करने थोड़ी जा सकते हैं। तो आप क्या करोगे इसमें, सपोज कर लो मिनिमम 3 रीडिंग लो, 3 ट्रैप, और उनको ऐड करके क्या निकालोगे वहां से, तो वो बोलोगे कि कितनी डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी में प्रेजेंट है। तो ये भी याद रखना, पर ट्रैप निकाला जाता है। We are mostly obliged to estimate the population size indirectly. ज्यादातर हम पॉपुलेशन साइज कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्टली, विदाउट एक्चुअली काउंटिंग देम आर सीइंग। ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि आप ज्यादातर कैसे करते हो, इनडायरेक्टली करते हो। जैसे टाइगर का नंबर पता करना, ये भी क्वेश्चन आया होगा। टाइगर का नंबर पता करना हो, द टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स आर्टिकल। तो दो चीजें हैं, पग मार्क्स है आर्टिकल। ये मैंने आपको पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स बता दिए। पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, एज पिरामिड भी है, लिख लो जहाँ पे आपने पॉपुलेशन एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं। एज पिरामिड एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ज्यादातर टाइम पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी आप मेजर करते हो कैसे करते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आराम से पढ़ाओ तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चे? हाँ सर। हाँ सर। अगर 10:30 से क्लास स्टार्ट हो रही है तो हमारा क्लास चलेगा 12:15 तक। 1 hour and 45 minutes का है क्लास। चलो पॉपुलेशन ग्रोथ नेक्स्ट टॉपिक है आपका। नेक्स्ट पैराग्राफ में जाओ, अब वहां पे देखो पहली ही लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट क्या है, साइज ऑफ द पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर। यहाँ से क्वेश्चन बना देगा, ये स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम टाइम पे क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है। वही लिखा हुआ है, इट कीप्स चेंजिंग इन टाइम डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग फूड अवेलेबिलिटी, predation, pressure, adverse weather। तो हो सकता है पहली लाइन और सेकंड लाइन को आधा क्वेश्चन बना। The size of population for a species is not a specific parameter, static parameter. It keeps changing in time, depending on various factors. और various factor को क्या बना देंगे बच्चे? और पूछे कि कौन सा सही है, किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तीन इसमें फूड अवेलेबिलिटी, प्रेजेंटेशन, प्रेशर एंड एडवर्स। हालांकि और भी सारे हैं बट यहाँ पे तीन क्वेश्चन बन गया है।
पगमार्क्स मतलब चलने जो उसके पैरों के निशान, फीकल पैलेट जो जिसको फीकल मैटर, तो देखते हैं कि कहाँ से निकला पगमार्क्स जो है। तो देखता है कि दिखते तो ही है कौन सी देर के लिए कौन सी ट्रेन, और हर एक उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होती है। फीकल मैटर में भी पगमार्क्स में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, कोई छोट मतलब कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई वह, तो पगमार्क्स में भी डिफरेंस दिखते हैं कि नेशनल पार्क हो या रिजर्व एरिया हो, आप उतने बड़े एरिया पे काउंट तो कर नहीं सकते और उनके ऊपर कोई निशान तो सच लगा नहीं है कि ये 1 ये 2 ये 3 ना नाम है उसका, ठीक है। तो वही तरीका है, ये सब रिलेटिव है या ये बोलो कि ये सब इनडायरेक्ट। वाइल्ड जैसे ही वाइल्ड लाइफ में जाओगे आप, डायरेक्ट मेजरमेंट पॉसिबल नहीं। तो in fact, in these changes in population density that gives us some idea of what is happening to the population, whether it is flourishing or declining, ठीक है। मतलब कि जो मेजरमेंट्स है वो आपको क्या क्या आइडिया देगा, फ्लोरिशिंग का मतलब कि ग्रो कर रहा है, या डिक्लाइन का मतलब कम हो रहा है, या पॉपुलेशन साइज की बात कर रहा है बेसिकली। वट एवर माइट बी द अल्टीमेट रीजन, मतलब अल्टीमेट रीजन कुछ भी हो सकता है, द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इन अ गिवन हैबिtat ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड fluctuates due to changes in four basic processes, ठीक है। इनकी वजह से फ्लक्चुएट करती है एक पॉपुलेशन में फोर बेसिक प्रोसेस, टू ऑफ विच नेटेलिटी एंड इमाइग्रेशन। जैसे मैं बोलूं कि एक हम जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, सपोज कर लो ये हमारा एक, ठीक है। अब दो चीजें जिससे पॉपुलेशन साइज क्या करेगा, एक्सपेक्ट कर, टॉलरेट कर, कौन से, एक बर्थ और दूसरा कि किसी और पॉपुलेशन से आ जाए, ठीक है। इमिग्रेशन। दूसरा कम होने में हो सकता है कि डेथ हो या एग्जिट हो जाए, तो ये फोर फैक्टर्स हैं किसी भी जियोग्राफिकल एरिया में पॉपुलेशन साइज के बढ़ने या, अब हो सकता है क्वेश्चन बनाने को तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से भी बना सकते हैं, तो ये कौन सा पूछे कौन सा इनकरेक्ट, तो बोल रहा है कि टू ऑफ विच नेटलिटी एंड इमाइग्रेशन, बर्थ को क्या बोलते हैं बच्चे, नेटेलिटी, और डेथ को क्या बोलते हैं, मॉर्टेलिटी। तो दो बेसिकली इंक्रीज करते हैं और दो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि क्या क्या है, नेटेलिटी रिफर्स टू नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड इन द पॉपुलेशन दैट एडेड टू द इनिशियल, मतलब जैसे एन जीरो था, जीरो टाइम में क्या था बेटा पॉपुलेशन, एन, ठीक है, एन, और आपसे पूछा जा रहा है एन टी बताओ, मतलब आफ्टर टी टाइम बताओ। तो आफ्टर टी टाइम ये चारों फैक्टर्स क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, कि मतलब कितने बर्थ हुए, कितने आए, कितने की डेथ हो गई और कितने चले गए, वही तो बताएगा ना टी टाइम के बाद एन टी, ठीक है। तो नेटेलिटी क्या है, अगर सिर्फ बर्थ रेट की बात करोगे नेटेलिटी की, तो नेटेलिटी में क्या है कि सिर्फ कितना, मतलब इनिशियल पॉपुलेशन के बाद कितने बर्थ हुए वो क्या बताएगा, नेटेलिटी बताएगा, वही लिखा हुआ है। पर ये क्या होगा, ये पर्टिकुलर पीरियड, टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड होगा, ठीक है। एक हफ्ता हो सकता है, एक महीना हो सकता है, एक साल हो सकता है, ठीक है। 1 डे भी हो सकता है, 1 आवर्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गन,
ठीक है, बैक्टीरिया में 1 आवर्स बहुत है, ठीक है। ई कोलाई आपका 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है, तो उसकी 1 आवर्स में तो उसके 3 जनरेशन आ जाएंगे। हाँ, 3 जनरेशन आ जाएंगे उसकी। मतलब अगर आपने इनिशियली 2 लिए थे तो आफ्टर 1 आवर्स कितने हो जाएंगे? 60, 4 8 16, ठीक है। तो दूसरा है मोर्टेलिटी, नंबर ऑफ डेथ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। इमाइग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, ध्यान रखना, ऑफ द सेम स्पीसीज, क्योंकि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन में किसको कंसीडर करते हैं? सेम स्पीसीज। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट when from elsewhere during the time period under consideration। जिस टाइम पीरियड को आप कंसीडर कर रहे हो उस दौरान सेम स्पीसीज से कितने इंडिविजुअल्स एक पर्टिकुलर हैबिटेट में आए हैं, वो क्या बताएगा? इमिग्रेशन। और ई माइग्रेशन क्या बताएगा? कितने इंडिविजुअल्स उस पर्टिकुलर टाइम पे चले गए सेम स्पीसीज। तो ये जो भी आप इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेटलिटी, मॉर्टेलिटी, इमाइग्रेशन और इमिग्रेशन ये किस लेवल पे बात कर रही की जा रही है, या तो पॉपुलेशन या वो भी किसके? एक पर्टिकुलर हैबिटेट, एक पर्टिकुलर हैबिटेट की, दूसरा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। कितनी चीजें मैंने बताई? पॉपुलेशन या स्पीसीज, पर्टिकुलर हैबिटेट एंड पर्टिकुलर। सो इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम t, क्या बोल रहा है? क्या तो आप एनजीओ रख लो, और क्योंकि आपके एनसीईआरटी क्या रख रहा है? एंटी इनिशियल, इनिशियल क्या बोल रहा है? क्योंकि एंटी कहने का मतलब इस वजह से भी ज्यादा हो जाता है, कोई ऐसा तो नहीं है कि आज कोई पॉपुलेशन स्टेब्लिश तो बहुत पहले से है, हम तो अपनी स्टडी आज के टाइम से कर सकते हैं। हम बोलते हैं कि एनटी अभी 1 घंटे पहले ये टाइम, फिर हम चाह रहे हैं कि एनटी प्लस 1 1 घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद स्टडी करें, ठीक है। तो यही कह रहा है कि इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट द टाइम t, देन डेंसिटी एट टाइम t प्लस 1 क्या होगी? तो nt प्लस 1, nt टर्म तो होना ही होना, nt टर्म तो फिक्स है, क्योंकि ये क्या है? इनिशियल, इनिशियल पॉपुलेशन जब से आप स्टडी करना चाहते हो, प्लस ये वाले सारे फैक्टर, ठीक है। इसमें क्या दिया है नाम? बर्थ प्लस ये माइनस डेथ प्लस, तो ये आपका सिंपल सा एक इक्वेशन बन गया। ध्यान में रखना, इक्वेशन आई, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें कि है आसान है ना? जितने आए उनको जोड़ हाँ दिया, सर। जितने गए उनको हटा दिया। और चूंकि हम ये जो है जब से भी कंसीडर कर रहे हैं उसकी अपनी कोई पॉपुलेशन रही होगी टी टाइम पे, तो उसको भी तो ऐड करना ही पड़ना है। तो यू कैन सी फ्रॉम द अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन से आप ये देख सकते हो दैट द पॉपुलेशन डेंसिटी विल इंक्रीज इफ द नंबर ऑफ बर्थ प्लस द नंबर ऑफ इमाइग्रेशन इज मोर देन द नंबर ऑफ डेथ प्लस द नंबर ऑफ इमाइग्रेशन। कहना क्या चाहता है कि इस इक्वेशन को देखो, अगर ये वाला टर्म डोमिनेट करेगा, मतलब क्या करे? इंक्रीज करे, किसके रिस्पेक्ट में? टोटल टर्म क्या हो जाएगा? इंक्रीज करना। बट अगर ये वाला टर्म इसके टर्म पे क्या करे, मतलब ये इंक्रीज कर जाए, तो ये क्या करेगा? मतलब कि जो पूरा का पूरा सिनेरियो डिपेंड कर रहा है सिर्फ दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन इस तरह से में भी पूछ सकता है कि ये जो है, ये जो फैक्टर डेथ प्लस इमाइग्रेशन, ये क्या कर रहा है? एक पॉपुलेशन का डोमिनेट कर रहा है ओवर, तो नेट जो पॉपुलेशन है उसको इंक्रीज करेगी, या इस तरह से भी क्वेश्चन, ठीक है। या ये डोमिनेट कर रहा है इसके ऊपर, तो इस तरह से भी क्वेश्चन। तो लिखा है अंडर, चूंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये क्या है जो मैं बोला हूं, ये क्या है? एनसीईआरटी की लाइन। अंडर नॉर्मल कंडीशन बर्थ एंड डेथ्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कह रहा है नॉर्मल कंडीशन की अगर हम बात करें तो इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन तो कम ही होता है, ठीक है, कम होता है।
क्यों? क्योंकि सपोज करो एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया की बात करें, ठीक है, इस बड़े जियोग्राफिकल एरिया में सपोज कर लो 1 लाख पॉपुलेशन, सपोज कर लो यहाँ पे 10 आ ही गए या यहाँ पे 20 चले भी गए तो कोई फर्क पड़ेगा बहुत ज्यादा? मतलब मेन जो फर्क डाल रहा है वो क्या डाल रहा है? बर्थ या वही कह रहा कि अंडर नॉर्मल कंडीशन birth and death are the most important factor influencing population density। अब ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में अगर देखें तो कौन से फैक्टर हैं इन चार में से जो कि क्या करते हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ या साइज ऑफ द पॉपुलेशन। और जो आगे लिखा कि अदर टू फैक्टर assuming importance only under स्पेशल कंडीशन कैसे? जैसे इस पर्टिकुलर हैबिटेट में कहीं पे कुछ हो जाए, कहीं पे भूकंप आ जाए या इस तरह से हो जाए कि बीमारी आ गई कोई, तो अचानक से एक पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पार्ट क्या होगा? हाँ, जैसे फायर हो गई, वाइल्ड लाइफ में कहीं फायर लग गई, तो तब आप क्या करोगे? स्पेशल कंडीशन में तुमको उसको कंसीडर करना। यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना बेटा इसको, अंडर नॉर्मल कंडीशन एंड अंडर स्पेशल कंडीशन दोनों जगह। एक और कंडीशन कि सपोज कर लो कि ये जो बड़ी सी पॉपुलेशन है, ये तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन, इसके कुछ इंडिविजुअल्स निकल के, मान लिया सपोज कर लो इसके इसके 50 इंडिविजुअल निकल आए और यहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह थी जहाँ पे वो रहने लगे, इस 50, ठीक है। तो अब चूंकि पॉपुलेशन साइज बेटा बहुत कम है, तो यहाँ पे अब चारों फैक्टर क्या करें? यहाँ से अगर यहाँ पे कहीं से 2 इंडिविजुअल भी आ जाए तो इसको क्या करेंगे? तो वही लिखा है इसके नीचे वाली लाइन में, वो जो स्पेशल कंडीशन है क्या लिखा हुआ है कि फॉर इंस्टेंस अगर हम उदाहरण लें, एग्जाम्पल लें, इफ अ न्यू हैबिटेट इज जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन इस तरह से भी बना सकते हैं कि ये जो 4 फैक्टर हैं आपके पास, ठीक है, आपको एक सिचुएशन दे रहा है। क्या सिचुएशन दे रहा है? सिचुएशन ये दे रहा है कि आप एक एक जो है ना, एक हैबिटेट जस्ट बीइंग कॉलोनाइज्ड, अभी जस्ट कॉलोनाइज हुआ, एक जस्ट अभी लोग यहाँ पे रहने आए, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो पॉपुलेशन साइज है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करें? तो आप इसमें नंबर ऑफ, एक तरह से बोल सकता है नंबर ऑफ फैक्टर, ठीक है, या इंडिविजुअली नाम ही दे दें। चारों फैक्टर यहाँ पे क्या करेंगे? इक्वली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। या इमाइग्रेशन में कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू पॉपुलेशन ग्रोथ देन द बर्थ रेट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बर्थ रेट से ज्यादा क्या इफेक्ट करेगा? इमिग्रेशन। हाँ, अच्छा टाइम भी हो गया, नेक्स्ट ये पैराग्राफ है ग्रोथ मॉडल, हेडिंग ही अलग। ग्रोथ मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हर चीज तो इंपॉर्टेंट है। अगला लेक्चर होप सो शायद ये अगले लेक्चर में, क्योंकि अभी भी बहुत पड़ा हुआ है, 2 आवर्स में मोस्ट प्रॉब्ली खत्म हो जाए। हाँ, नहीं बच्चे, समझाने वाला तो हाँ ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, इसका ग्रोथ मॉडल, ये थोड़ा समझाने वाली चीज है। हाँ, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको इसको कम से कम 10 से 12 घंटे बैठे थे इसका, ठीक है। तो चलो आज